डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में गिरावट। डाउ जोन्स 305 अंकों से गिरा, S&P 29 अंकों से गिरा और नैस्डैक 77 अंकों से गिरा। सोमवार के फ्यूचर्स में नरमाई। आज FTSE 16 अंकों से गिरा और डैक्स 52 अंकों से गिरा। एशिया में निक्की 58 अंकों से गिरा, शंघाई 27 अंकों से गिरा और हैंगसेंग 437 अंकों से गिरा। क्रिप्टो के भाव में संतुलन। बिटकॉइन $16,900 और एथीरियम $1,200 की रेंज। ब्रेड के भाव में गिरावट, प्रति बैरल $75 की रेंज में। सोने और चांदी के भाव में संतुलन, दोनों के भाव में हल्का मूवमेंट। भारत के शेयर बाजार में नरमाई। सेंसेक्स 51 अंकों से गिरकर 62,130 अंकों पर बंद हुआ। नमस्ते, आदाब, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेट्रो मनी में, आपके सबसे लोकप्रिय हिंदी भाषी चैनल मेट्रो मुंबई पे। दर्शकों, सोमवार का दिन है और आज मार्केट नीचे नज़र आए हैं। काफ़ी वॉलेटिलिटी है और इंटरनेशनल मार्केट में एक नरमाई नज़र आ रही है। तो खबरें देखते हैं और आज खबरों के बाद हम चर्चा करेंगे सूला विनयार्ड्स IPO के बारे में, तो ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो पहले खबरें देखते हैं सेठी सर के साथ। अगर वो आ गए हैं तो प्लीज़ उन्हें जोड़िए। हम खबरें शुरू करते हैं। सेठी सर आ गए हैं, प्लीज उन्हें जोड़िए। जब तक वो आते जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है सर। सर, आज मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी नज़र आई है हमारे भारत के मार्केट में, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले सर हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट। एक नरमाई नज़र आ रही है फिर से मार्केट में। अगर US से बात करें तो शुक्रवार के दिन नीचे क्लोज हुई है उनकी मार्केट, क्योंकि इस हफ्ते फेडरल रिजर्व की मीटिंग है कल और परसों, तो वो एक्सपेक्टेशन में। और दूसरी बात ये है कि काफ़ी इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ हो रहे हैं वहाँ पे, और अच्छे आ रहे हैं, फिगर्स अच्छे आ रहे हैं। US प्रोड्यूसर प्राइजेस जो है इट्स बेटर देन एक्सपेक्टेड नवंबर। और कल उनका इन्फ्लेशन डेटा आएगा, और कल से US फेडरल रिजर्व की मीटिंग है, कल परसों 2 दिन, और इसके बाद अनाउंसमेंट होगा, पता चलेगा कि रेट हाइक कितना हो रहा है। इसलिए आज उनका फ्यूचर्स जो है वो नरम नज़र आ रहा है, नीचे है। और बाकी सारे बैंक्स की भी मीटिंग है इस हफ्ते, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, स्विस नेशनल बैंक। तो इसके कारण मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट है कि क्या डिसीजंस होगा इन बैंकों का। यूरोप भी नीचे रहा, FTSE 100 नीचे रहा। एनर्जी और मटेरियल स्टॉक्स ने मार्केट को नीचे ड्रैग किया है। इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर वेटिंग फॉर अदर इकोनॉमिक डेटा जो रिलीज़ होगा इस हफ्ते। गुरुवार के दिन बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है, तो उससे पहले कुछ इकोनॉमिक डेटा रिलीज़ होंगे, तो सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है इसके कारण। और भी ब्रिटेन में डेटा इस हफ्ते रिलीज़ होगा, प्रॉबली ऐसा कह रहे हैं कि बेटर देन एक्सपेक्टेड है। सितंबर से बेटर है, अक्टूबर के जो नंबर्स आए हैं, सो प्रॉबली दिस मंथ जो नवंबर के फिगर्स आएंगे वो शायद अच्छे आएंगे, लेकिन फिर भी रिसेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर। फिगर्स अच्छे आए हैं फिर भी। अगर रेस्ट ऑफ यूरोप देखें तो स्टॉक मार्केट वहाँ भी नीचे नज़र आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी बैंक्स की मीटिंग हो रही है, तो इसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। एशिया भी नीचे रहा। जापान जो है उसमें बिजनेस आउटलुक जो है वो थोड़ा सा नरम नज़र आ रहा है। लार्ज मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो है उनमें भी एक वीक दिखाई दे रहे हैं फोर्थ क्वार्टर, अक्टूबर और नवंबर। नेगेटिव ग्रोथ नज़र आ रही है, और आज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के कारण मार्केट में गिरावट नज़र आ रही है। हैंगसेंग भी नीचे रहा, शंघाई भी नीचे रहा। चाइना धीरे धीरे जैसे ओपन कर रहा है, केसेस और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इसके कारण
कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी असर पड़ सकता है। खास करके जो इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहे हैं वो चाइनीज़ हाउस होल्ड्स और ऑफिसेस के कारण ज़्यादा हो रहे हैं। और इसके कारण फिर से केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग पे इसका असर हो सकता है। ज़्यादातर सेक्टर्स जो हैं वो आज नीचे नज़र आए, खास करके प्रॉपर्टी सेक्टर। चाइना में न्यू बैंक लोन्स जो हैं उसमें एक इंक्रीज़ नज़र आया है नवंबर के महीने में। और काफ़ी सारे बैंक्स की क्योंकि मीटिंग है और यूएस से इन्फ्लेशन डेटा आना है, तो इसका असर भी मार्केट पे नज़र आ रहा है और नीचे है, सारे मार्केट्स नीचे हैं। आज भारत का मार्केट भी नीचे रहा, तो सेठी सर क्या खबर है भारत के मार्केट से? पहले अरुण जी का स्वागत करें। अरुण जी आए हैं। जी नमस्ते अरुण जी, स्वागत है आपका। वेलकम टू मेट्रो मनी। नमस्ते प्रिया जी। नमस्ते सेठी सर। तो भारत आज 51 पॉइंट नाम मात्र का ही नीचे रहा, 62,130 पर बंद हुआ, 0.08% नीचे गिरा। बैंकिंग स्टॉक 0.117 17% बढ़े और मिड कैप भी 0.36% बढ़ा। तो जैसा कि हमने पहले अनुमान लगाया था, पूर्वानुमान था कि बैंकिंग सेक्टर जी। बढ़ेगा, तो बैंकिंग सेक्टर काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में। और मिड कैप की ओर रैली शिफ्ट होगी, तो वो भी मिड कैप की तरफ रैली शिफ्ट हो रही है। वो हमें सेंसेक्स देखने से मालूम चल रहा है। आज के गेनर्स हैं HPCL, हनीवेल, पंजाब नेशनल बैंक, दालमिया भारत, BPCL। आज के लोएस्ट हैं नवीन फ्लोराइन, मेट्रोपोलिस, गोदरेज कंज्यूमर, डिक्सन टेक्नोलॉजी और ग्लेनमार्क। और 52 वीक्स हाई हैं फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, कल्याण ज्वेलर्स, IRB इंफ्रा और रेडिंगटन जी। इंडिया। और 52 लो हैं, दो ही स्टॉक हैं इसमें लो में, लारस लैब्स और रोजारी। और अभी IT स्टॉक्स पे इनको गिरावट का अंदेशा है, क्योंकि 2022 में IT स्टॉक्स निफ्टी IT जो है वो 22% गिरा है और 2008 में ये 55% गिरा था। नेट कलेक्शन अच्छे हैं 24% ग्रोथ के साथ, 8.77 लाख करोड़ टैक्स कलेक्शन का अनुमान है। जी तो ये भारत जी की सर। ओर। अरुण जी, मार्केट आज काफी वॉलेटाइल रहा, तो पहले आपके कमेंट्स लेते हैं मार्केट को लेकर। देखिए प्रेस, जहाँ तक मार्केट की बात है, अगेन कंसोलिडेशन का जो दौर है वो जारी है, पर जो मेजर एक्शन है जी। वो अगेन मिड कैप में है। 5 से 10% की इजीली आपको काफी स्टॉक्स में मूवमेंट अभी भी देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 15-20 दिन या जनवरी तक आपको मार्केट ऐसा ही रहेगा। और मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी पे पहला ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। पहला जो मोमेंटम आएगा वो बैंक निफ्टी की वजह से आएगा। उसका जो मेजर कारण है वो है जो जिस हिसाब से क्रूड ऑयल में गिरावट आई है, 75-76 के आसपास क्रूड चल रहा है। और रूपी जो है वो एक मेजर कंसर्न है, 82.5 के ऊपर आज निकल गया है। और जहां तक ओवरऑल पॉजिटिविटी की बात है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी से ट्रिगर आएगा और बैंक निफ्टी धीरे धीरे वापस ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो दोनों में ही बुलिश राय है और जो मेजर जी एक्शन रहेगा वो मिड कैप स्मॉल कैप में। जी जी बिल्कुल। और अरुण जी, आज हम खास आपसे बात करना चाह रहे थे सूला विनयार्ड्स IPO के बारे में, जो कि 22 तारीख को रिलीज हो रहा है। दर्शकों को बता दें कि ये ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, इसका निर्माण हुआ था 2003 में। सूला विनयार्ड्स लिमिटेड के नाम से ये कंपनी जानी जाती है और ये इंडिया की लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर कंपनी है। ये एज ऑफ 31 मार्च 2022 की, इस साल की बात कर रही हूँ, कि ये लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर और सेलर है। और ये कंपनी ने काफ़ी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाया हुआ है। इनके 13,000 रिटेल टच पॉइंट्स है एज ऑफ लास्ट ईयर 2021। तो अरुण जी, आप बताइए कि कंपनी का मेन बिजनेस जो है वो क्या है? देखिए, मेन बिजनेस जैसा कि आपने कहा, वाइन का ही मेन बिजनेस है। वाइन मेजर ऑफ द वाइन प्रोड्यूसर है इंडिया में। और मेजर जो दो प्लांट है वो दोनों ही जी महाराष्ट्र में है, नासिक के आसपास दोनों ही प्लांट आपको नजर आएंगे। तो दोनों भी बिजनेस काफी अच्छा है, ग्रोथ काफी अच्छी है। पर एक नई कंपनी है, एक नया आपको हो सकता है एक नया जो पेयर है वो लिस्ट होने जा रहा है मार्केट में, तो एक अच्छा वैल्यूएशन स्टॉक को मिल सकता है। तो कंपनी जी काफी अच्छा है, बिजनेस काफी अच्छा है। लास्ट 2 साल से प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है। तो ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है और आने वाले दिनों में भी अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है। और जहां तक बिजनेस की बात है, बिजनेस एवरग्रीन है और आने वाले दिनों में जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है, जिस हिसाब से मोमेंटम ओवरऑल टायर 1 टायर 2 सिटीज में डेवलपमेंट का आपको देखने को मिल रहा है। इवन अगर आप रूरल प्लेसेस में भी चल जाए, वहां पे भी आपको वाइन का कंजम्पशन बढ़ रहा है।
तो बिजनेस में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है और एंट्री बैरियर्स है वो काफी हाई है, क्योंकि नया एंट्रेंट अगर किसी को वाइन या इसके बिजनेस में करना है तो एंट्री बैरियर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वो एक मेजर बेनिफिट होता है किसी भी वाइन या लिकर कंपनी के लिए। तो अच्छा बिजनेस है, अच्छे वैल्यूएशंस की तरफ से भी आ रहा है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्मेंस है। जी, तो इसके स्ट्रेंथ्स क्या है? व्हाट आर द यूनिक स्ट्रेंथ्स ऑफ द कंपनी? देखिए स्ट्रेंथ दो चीजें जो मैंने पढ़ी और इस कंपनी के बारे में। एक तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी अच्छा है और 5 से 6 जो अच्छे ब्रांड्स इन्होंने बनाए वो ब्रांड्स भी काफी अच्छे मार्केट में चल रहे हैं। एक थोड़ा अगर इनका जियोग्राफिकल जो प्रेजेंस है वो ज्यादा बढ़ जाता है तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। जहां तक वैल्यूएशंस वगैरह की बात है, वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। जिस हिसाब से कंपनी का आईपीओ आ रहा है 350 के आसपास का इसका बेस प्राइस है, तो वैल्यूएशंस भी काफी आकर्षक है। बिजनेस मॉडल भी काफी अच्छा है, बैलेंस शीट P&L भी दोनों भी काफी अच्छे हैं। इनका एक बिजनेस है और एक आप कह सकते हैं जो इनका जो दो विलास है, जो आप कह सकते हैं होटल है, जो दोनों ही नासिक के आसपास है, तो वो भी काफी अच्छे कर रहे हैं। एक 50 रूम कैपेसिटी है, 10 रूम कैपेसिटी है, तो वो भी एक अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है। अगर आने वाले दिनों में वो भी एक्सपेंशन करते हैं तो वहां से भी इनको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जी, और अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स आए थे सेकंड क्वार्टर के, उसके बारे में बताइए, ये कंपनी के बारे में। देखिए ग्रोथ रेवेन्यू में काफी अच्छी थी, 40% के आसपास की ग्रोथ थी। रियलाइजेशंस भी काफी अच्छे थे। पर यूजुअली ये आपको देखने को मिलता है जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो लास्ट 2 से 3 साल के जो रेवेन्यूज और जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी होती है। यूजुअली ऐसे कंपनीज को ही आपको आईपीओ लाते हुए आपको नजर आते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटी सभी काफी अच्छे, रियलाइजेशन भी काफी अच्छा है। और देखना होगा जो करंट क्वार्टर रहेगा, जो कि दिसंबर क्वार्टर इनका मेन क्वार्टर होता है जहाँ पे कंजम्पशन काफी हाई होता है, दिसंबर और सेकंड क्वार्टर, जो फर्स्ट क्वार्टर होता है नेक्स्ट कैलेंडर ईयर का। और ये 2 क्वार्टर्स अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो हो सकता है स्टॉक की आने वाले दिनों में री-रेटिंग होती हुई नजर आए। ऑलरेडी इनके काफी पीयर्स लिस्टेड है। अगर पीयर्स में बात करें, यूबीएल हो गया, मैकडॉवेल हो गया, रैडिको हो गया, सभी ये कंपनीज के अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं ये कंपनीज का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। तो हो सकता है सुला भी आने वाले दिनों में आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर। जी, और इनका इशू प्राइस है, क्या ये अट्रैक्टिव इनफ है इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए 53 या 54 के मल्टीपल के आसपास का इशू प्राइस है जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। एक जो इशू मेरे लिए एक जो चीज है जो मुझे यूजुअली मैं पसंद नहीं करता, वो ये जो इशू आ रहा है वो ओएफएस की तरफ से आ रहा है। ओएफएस यानी प्रमोटर्स जो पुराने शेयर होल्डर्स है वो इस कंपनी में अपना हिस्सा बेच रहे हैं। तो डायरेक्ट जो एक्सचेंज ऑफ शेयर्स हो रहे हैं वो प्रमोटर्स और पब्लिक के बीच में हो रहे हैं। इससे कंपनी को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो प्योर ओएफएस का एक इशू है वो एक चीज मुझे यूजुअली पसंद नहीं आती है। और जहां तक कंपनी की बात है, कंपनी के जो वैल्यूएशन से आकर्षक है, जो अगर कंपैरिजन करते हैं 60 या 80 के आसपास का यूबीएल का वैल्यूएशन आपको मिलता है, 62 63 के आसपास अगर आप देखें रैडिको चल रहा है, तो 54 के आसपास का वैल्यूएशन है। तो मुझे लग रहा है कंपनी अच्छे डिसेंट वैल्यूएशन है। ऐसा नहीं है कि आपको अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन है, एक डिसेंट वैल्यूएशन के आसपास कंपनी अपना आईपीओ लाए। जी, सेठी सर आपके क्वेश्चंस। अरुण, इनके पीयर्स का क्या है वैल्यूएशन? इस कंपैरिजन आया होगा पी रेशो या लिस्टेड प्लेयर्स में तो 2 या 3 ही पेयर है। अगर ओवरऑल देखें यूबीएल, मैकडॉवेल हो गया, रैडिको हो गया, या आप तिलक नगर इंडस्ट्रीज भी ले सकते हैं। पर तिलक नगर इंडस्ट्रीज जो है वो छोटी कंपनी है, उसका कंपैरिजन डायरेक्टली आप नहीं कर सकते। मेजरली साउथ बेस्ड कंपनी है, चेन्नई बेस्ड। तो आप अगर यूबीएल और मैकडॉवेल से कंपेयर करते हैं तो रीजनेबली वैल्यूएड है। 64-65 के आसपास का इसका वैल्यूएशन है, इसको 55 का वैल्यूएशन मिला है। तो डेफिनेटली जो शेयर होल्डर्स अप्लाई कर रहे हैं उनको डेफिनेटली मुझे लग रहा है 10 से 15% का गेन इजीली मिलना चाहिए साइड। तो वाइन मुझे कुछ हद तक फैशन ड्रिंक लगता है, हार्ड ड्रिंक नहीं है ये। तो उसका कंपैरिजन सिमिलर कैसे कर पाएंगे? देखिए यूजुअली अगर आप ये जो कंपैरिजन होता है वो डिमांड बेसिस पे होता है। डिमांड, और अगर आप देखें इनके जो प्रोडक्ट्स है उनमें बार्ले भी काफी यूज होता है। तो एक डिमांड बेसिस पे अगर कंपेयर करते हैं तो एक पेयर कंपैरिजन आप कर सकते हैं। तो इसका जो मेजर बिजनेस है वो 100% अगर आप देखें तो वो इंडिया में ही है। तो कंजम्पशन स्टोरी जो आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकती है। इसलिए डायरेक्ट पेयर कंपैरिजन करना है तो 2 से 3 लिस्टेड प्लेयर ही आपको मिलेंगे, जिसके कि नाम मैंने ऑलरेडी गिनवाए। अगर वैल्यूएशन देखें तो उनसे कंपैरेटिवली बेटर वैल्यूड कंपनी। तो इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में, इसमें रेवेन्यू मॉडल में ये रूम्स का भी उसने कैलकुलेशन किया है पूरा, जो रूम से रेवेन्यू होगा।
देखिए रूम्स का जो है, ये दो जो प्रॉपर्टीज है, ये दोनों प्रॉपर्टीज आसपास ही है, दोनों ही और एक ही जगह सिचुएटेड है, दोनों भी अच्छी प्रॉपर्टीज है। वो उसका भी ग्रोथ आउटलुक जरूर मिलेगा, पर वो एक छोटा बिजनेस है कंपनी का। जो मेजर बिजनेस है वो है वाइन का, जिनके मेरे ख्याल से 12 से 16 ब्रांड है, वो 16 के 16 ब्रांड मुझे लग रहा है अच्छे कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में उसकी भी अगर रूम्स, अगर ये प्रॉपर्टीज बढ़ाते हैं और वहां से भी इनको अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो हो सकता है वहां से भी अच्छा वैल्यूएशन देखने को मिले। और एक चीज जो अभी रिसेंटली लिकर इंडस्ट्री में हो रही है, वो है यूके के जो एफटीए लॉस हुआ है, जो अभी आज या कल में बातचीत चल रही है इंग्लैंड के साथ। अगर यूके में अगर वो एफटीए लॉस में बातचीत अच्छी बनती है, तो इनको काफी कंसेशंस मिल सकते हैं और लिकर इंडस्ट्री काफी अच्छी कर सकती है। तो मुझे लग रहा है जो आईपीओ का टाइमिंग है वो काफी अच्छा है। एक तो ईयर एंड के आसपास आ रहा है, सेकेंडली अगर एफटीए के जो ट्रेड अग्रीमेंट्स यूके और इंडिया के बीच में सहमति बनती है, तो मुझे लग रहा है लिकर इंडस्ट्रीज के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो दोनों ही पॉजिटिव चीजें इस कंपनी के लिए अच्छा कर सकते हैं। पहले एक वाइन कंपनी लिस्टेड थी कुछ साल पहले, वो बहुत लॉसेस करके डीलिस्ट हो गई, उसका कुछ आइडिया है आपको? किस कंपनी के बारे में बोल रहे हैं आप? मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा है, तो वाइन कंपनी लिस्टेड थी। ठीक है, एज तो मुझे भी ऐसा ध्यान नहीं है, पर यूजुअली हम 4 से 5 कंपनीज को ट्रैक करते हैं। एक तो जीएम ब्रिवरीज है, ग्लोबल स्पिरिट्स है, और तिलक नगर इंडस्ट्रीज है, यूबीएल है, मैकडॉवेल है, राइडिको है। यूजुअली यही कंपनीज को ट्रैक करते हैं, पर उस कंपनी के बारे में मालूम कराऊंगा मेरी टीम से। फिलहाल मुझे ऐसी कंपनी का कोई ध्यान नहीं है। अभी वाइन इंडस्ट्री में सक्सेस के लिए मेन कोर पॉइंट क्या है, टेस्ट या और कुछ? देखिए, जिस हिसाब से वाइन इंडस्ट्री बढ़ रही है, और यूजुअली जो यंगस्टर्स और यंग पॉपुलेशन अगर आप कहें, अगर पहले जो होता था यूजुअली छोटे जो एज साइज है वहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं होता था, पर अब जो कंजम्पशन जिस हिसाब से बढ़ा है और जिस हिसाब से टेस्ट बढ़ा है, प्रेजेंटेशन बढ़ा है, तो ये सभी चीज़ें मायने करती है। और जिस प्रॉपर्टी पे या जहाँ पे ये कंज्यूम हो रहा है वो भी काफ़ी मायने रखती है। अगर आप कोई वाइन कोई अच्छी जगह कंज्यूम करते हैं तो उसका प्राइस भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर वाइन आप यूजुअली नॉर्मल जगह पे भी कंज्यूम करते हैं तो उसका प्राइस अलग रहेगा। तो हर चीज़ें मायने रखती है, इसका प्रेजेंटेशन मायने रखता है, टेस्ट मायने रखता है, और प्लेस भी मायने रखता है, वो कि आप वाइन कहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो। तो तीनों चीज़ें मायने रखती है किसी भी वाइन प्रोडक्ट को वैल्यूएशंस निकालने के लिए या उसका प्राइसिंग निकालने के लिए। वाइन को एक माइल्ड ड्रिंक माना जाता है, एक सोशल ड्रिंक के तौर पे इसको एक्सेप्टेबिलिटी मिल रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वही मैं पिछले 3 से 4 साल में जिस हिसाब से इसका मार्केट बढ़ा है ओवरऑल, अगर आप देखें तो यूजुअली पहले ऐसा होता था कि इस चीज़ के बारे में कोई यूजुअली ओपनली डिस्कस नहीं करता था, पर अभी जिस हिसाब से मार्केट बढ़ रहा है, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर आप ओवरऑल देखें पिछले मेरे ख्याल से मैं जिस हिसाब से डेटा पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 50 से 60% का कंजम्पशन बढ़ा है लास्ट 2 साल में वाइन और सभी अदर ड्रिंक्स का। तो आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है ग्रोथ जारी रहेगी, क्योंकि जिस हिसाब से डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो बात हो रही है, जो नए यंगस्टर्स या जो नया पॉपुलेशन आने वाले दिनों में इकोनॉमी के साथ जुड़ेगा, वहां से भी इनको अच्छा डिमांड आता हुआ नजर आएगा। अगर कंपटीशन भी बढ़ता है, पर मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा कंपटीशन आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अगर बढ़ता भी है तो मुझे लग रहा है ये सभी कंपनीज डिमांड मीट करने में काफी सक्षम रहेगी और सभी के ग्रोथ नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। आपको क्या लगता है, लाइफ में जितना टेंशन बढ़ रहा है उसके हिसाब से इसका भी डिमांड का कोई कनेक्टिविटी है? देखिए, टेंशन अगर ओवरऑल देखें, अगर आप कंजम्पशन देखें, टेंशन तो वन ऑफ द पार्ट होता ही है, पर जिस हिसाब से पार्टीज का कल्चर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से हर चीज में आप देखें तो सेलिब्रेशंस का कल्चर बढ़ रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का कल्चर बढ़ रहा है और हॉलीडेज का कल्चर बढ़ रहा है, तो वहां से डेफिनेटली आपको इसकी डिमांड आती हुई नजर आएगी। क्योंकि यूजुअली अगर आप पार्टी करते हैं, अगर आप टूरिज्म आपका बढ़ता है, जिस हिसाब से गवर्नमेंट का फोकस है कि टूरिज्म आने वाले दिनों में ये इंडस्ट्री 3 से 4 गुना हो सकती है, तो वहां से इसका डिमांड जरूर आता हुआ नजर आएगा। तो टेंशन और ऐसी चीजें तो डेफिनेटली पार्ट होती है, पर उसका कोई ज्यादा बड़ा कंसर्न नहीं रहेगा। ज्यादा इसका जो बिजनेस आएगा वो टूरिज्म, हॉलीडेज या पैकेजेस की तरफ से ही आएगा। जितना एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ेगा, अभी एक्सपोर्ट्स में भी इनको पोटेंशियल है आगे जाने की, पर अभी तक कोशिश नहीं की है, इसका क्या कारण हो सकता है? ठीक है, एक्सपोर्ट्स तो डेफिनेटली बढ़ेंगे। मैं वही कर रहा हूँ, अगर ट्रेड लॉस, अगर जो एफटीए के जो लॉस अमेंड होते हैं वहां से अगर इनको इंसेंटिव्स मिलना शुरू होते हैं, वहां से कुछ पॉजिटिव आना शुरू होते हैं, तो एक्सपोर्ट्स भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। पर यूजुअली आप देखें जो यूरोप और यूके जो है वो मेजर कंज्यूमर्स है, आप ओवरऑल वाइन इंडस्ट्री के देखें, अगर वहां से अगर इनको डिमांड आती हुई नजर आती है तो एक मेजर बूस्टर रहेगा कंपनी। आपको कोई बड़ा चैलेंज लग रहा है कंपनी या इंडस्ट्री के सामने?
देखिए चैलेंज एक ही रहेगा, अगर कंपटीशन बढ़ता है और गवर्नमेंट रेगुलेशंस बीच में नहीं आते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा कोई नेगेटिव रहेगा कंपनी के लिए। दो ही चैलेंजेस होंगे, एक तो अगर आने वाले दिनों में अगर कंजम्पशन नहीं बढ़ता और कंपटीशन बढ़ता है, और सेकंड अगर गवर्नमेंट रेगुलेशंस ज्यादा अगर बीच में नहीं आते, ज्यादा आते हैं, देन ये दो एक मेजर कंसर्न हो सकते हैं। पर बाकी मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा चैलेंज इस कंपनी के लिए है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी है, ऑलरेडी एक बड़ा ब्रांड इंडिया में बन चुका है। मेजर ऑफ द लोग जो वाइन वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं उनको इस ब्रांड के बारे में पता है। तो दो मेजर कंसर्न है, एक कंपटीशन और सेकंड है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अगर ये दोनों ही कंसर्न्स आने वाले दिनों में नहीं आते तो कंपनी काफी अच्छा कर सकती है। आप इन्वेस्टरों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए सलाह डेफिनेटली जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स हैं उनको डेफिनेटली हम सलाह देंगे कि आप इस आईपीओ में निवेश करें। अगर आपको लिस्टिंग गेन्स के लिए करना चाहते हैं तो तभी भी कर सकते हैं, पर जिस हिसाब से चलन आया है, जिस हिसाब से अगर जिस एक बार आईपीओ लिस्ट होता है फिर उनके जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं जब वो बेचने आते हैं तो स्टॉक प्राइस वापस नीचे आता है, तो वो चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। पर ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है। लिस्टिंग गेन्स के लिए ही मैं सलाह दूंगा कि आप निवेश करें। एक बार लिस्टिंग गेन आपको मिलता है तो एक बार का निकल जाए, फिर वापस अगर स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वहाँ पे आप निवेश करें। यूजुअली इस सेक्टर में हमारा फेवरेट जो पिक है वो यूबीएल और मैकडॉवेल है, जो कि यूनाइटेड स्पिरिट्स है। वो दोनों ही कंपनी में हम यूजुअली निवेश की सलाह देते हैं, और इस आईपीओ में भी निवेश की सलाह सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए दी। अब इसका कुछ अनऑफिशियल प्रीमियम चल रहा है क्या? ठीक है, अनऑफिशियल तो यूजुअली ग्रे मार्केट प्रीमियम हम ट्रैक करते हैं तो 35 से 40 रुपए के आसपास का जीएमपी चल रहा है, जो कि यूजुअली ग्रे मार्केट प्रीमियम बोलते हैं। यूजुअली आपको पब्लिकली कहीं भी अवेलेबल रहेगा तो 35 से 40 रुपए का प्रीमियम बता रहे हैं, जो कि 10% के आसपास का गेन यूजुअली ग्रे मार्केट में चल रहा है। तो 40 रुपए का गेन फिलहाल नजर आ रहा है, जो कि 20 रुपए था कुछ दिनों पहले, अब 40 रुपए हो चला है। तो आने वाले दिनों में हो सकता है 1 से 2 दिन में ये ग्रे मार्केट प्रीमियम और भी बढ़ता हुआ आपको नजर आए। तो यूजुअली ग्रे मार्केट प्रीमियम लोग ट्रैक करते हैं आईपीओ में निवेश करने से पहले, पर जिस हिसाब से कंपनी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, सभी कंपनी में ग्रोथ अच्छी है, तो उस हिसाब से हम यही कह रहे हैं कि आईपीओ में आप डेफिनेटली निवेश करें। लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिलते हैं तो एक बार बुक करके निकलें। तो कम से कम गिरेगा नहीं, आपको कमाने की आशा है? लिस्टिंग गेन की आशा है? मुझे नहीं लग रहा डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग होगी। इसकी लिस्टिंग डेफिनेटली प्रीमियम में होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा ब्रांड है, अच्छी इंडस्ट्री में है, तो प्रीमियम में लिस्टिंग होनी चाहिए। तो एक बार प्रीमियम में लिस्टिंग होता है तो अपना प्रॉफिट बुक करके एक बार निकल जाए, फिर वापस करेक्शन आता है तो लेटर देखते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस, कंपनी का स्टॉक प्राइस कैसा रिएक्ट करता है। रिया जी। अरुण जी, और कोई इम्पोर्टेंट बात आप बताना चाहेंगे? देखिए, इस कंपनी के बारे में तो मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुका है, पर मार्केट के बारे में डेफिनेटली बताना चाहूंगा। वन मोर एक राउंड ऑफ करेक्शन आपको देखने को मिला है यूजुअली निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट का। तो मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में रेलवे पीएसयूज है और जो शिपिंग पीएसयूज है वो अच्छा कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये चीज के बारे में बताया। तो यूजुअली दो सेक्टर हम ट्रैक कर रहे हैं नेक्स्ट 15 से 20 दिन के लिए। एक तो जो रेलवे पीएसयूज है, शिपिंग पीएसयूज है, और सेकंड थर्ड जो है वो मेटल सेक्टर है। ये तीनों सेक्टर पे आप रेडार पे होने चाहिए। अगर किसी को ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो तीनों सेक्टर अपने रेडार पे रख सकते हैं। तो यूजुअली मैं शेयर नहीं करता हूँ कोई भी सेक्टर, पर आज चूंकि हमने आज हमारे क्लाइंट्स को ये रिकमेंड किए तो आपके शो पे भी मैं शेयर कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच अरुण जी, आपने अच्छी एडवाइस दी है इन्वेस्टर्स को। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक्निकल टीम, हम कॉर्पोरेट न्यूज देख लेते हैं। बीटेक विभाग ने रोमानिया में करीब 250 करोड़ रुपए मूल्य का औद्योगिक अपशिष्ट जल उपचार ऑर्डर किया हासिल। एमजीआर टेक ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण और प्राधिकरण केंद्र के साथ समझौते ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। अमेरिकी स्वास्थ्य नियामक ने अपने गोवा स्थित विनिर्माण संयंत्र में आवश्यक प्रयोगशाला नियंत्रण तंत्र स्थापित करने में विफलता सहित विनिर्माण चूक के लिए ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की आलोचना। एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी पावर ट्रेडिंग फर्म पीटीसी इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचने की बना रही योजना। स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई देगी केंद्र सरकार। ई योजना के तहत 67 आवेदनों का किया गया चयन। दिल्ली हाईकोर्ट ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा दायर एक याचिका को खारिज किया, जिसमें सरकार और रिलायंस इंडस्ट्री के बीच गैस उत्पादन साझाकरण अनुबंधन से उत्पन्न एक मामले में मध्यस्थ कराने का आरोप लगा था।
रूस के साथ किसी भी लेन देन से बचने के लिए मॉरिशस और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के साथ रुपए में विदेशी व्यापार करेगी शुरू। कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर 10 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 90 NSD के आवंटन से 99 करोड़ रुपए जुटाए। कंट्रोल प्रिंट ने अनुबंधन भरने और पैकेजिंग सेवाओं, पैकेजिंग मशीनों और पैकेजिंग सामग्री आदि की बिक्री और विपणन का व्यवस्था करने के लिए नया संयुक्त उद्यम बनाने के लिए वी शेप SRR के साथ किया समझौता। साल 2023 के 24 में केंद्र कर मुक्त स्लैब को बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने पर कर रही विचार। टाटा समूह जल्द ही देश भर में 500 से 600 वर्ग फुट के 100 छोटे विशेष एप्पल स्टोर खोलेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया कि एप्पल स्टोर्स के लिए टाटा के स्वामित्व वाली इन्फिनिटी रिटेल के साथ कर रही बातचीत। पाकिस्तानी विदेश भंडार रखने के लिए कर रहा संघर्ष, डॉलर के लिए काला बाजारी की बात आई सामने। थैंक यू टेक्निकल टीम। अरुण जी ने आज हमें बहुत अच्छी एडवाइस दी है मार्केट के बारे में और सुला विनियाज IPO के बारे में। तो अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़रूर अपनी तरफ से एक एनालिसिस कीजिए और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इन्वेस्ट कीजिए। सेठी सर, आपके फाइनल कमेंट्स मार्केट के बारे में या अपकमिंग IPO के बारे में? मार्केट तो अभी मिड कैप की तरफ शिफ्ट हो रहा है, मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ। तो सेंसेक्स शायद उतना नहीं बढ़े, तो हमें अच्छे स्टॉक्स का ध्यान रखना है। और मिड कैप में जो पोटेंशियल स्टॉक्स हैं, जो उनकी वर्किंग अच्छी है, ग्रोथ दिख रही है, और कहीं हो कि हमने भी चर्चा में बताए हुए हैं और हम बताते रहते हैं, तो उनको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत उसमें थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इक्विटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और जो इंडेक्स के पार्ट हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप जो इंडेक्स भी है, जो इंडेक्स के पार्ट हैं उन स्टॉक्स पर फोकस करें। जी बिल्कुल। थैंक यू सेठी सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आज आने के लिए धन्यवाद। नमस्ते सर। टेक्निकल तो दर्शकों, ये रहा आज का कार्यक्रम। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है metromoney@metromumbaiLive.com, metromoney@metromumbaiLive.com। और अगर आप निवेश के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें लिखिए helpdesk@metromumbaiLive.com, helpdesk@metromumbaiLive.com। तो ये रहा आज का कार्यक्रम। कल शाम को 4 बजे फिर से हाजिर होंगे खबरों के साथ और एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। ज़रूर जुड़िएगा। नमस्ते।